नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं यूपी बोर्ड क्लास 12 के बच्चों के लिए समाजशास्त्र के बारे में जानकारी दूंगा। आप जैसा देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर है, पिछले साल का यानी 2024 का सेट पेपर है समाजशास्त्र का। तो इसमें आप सभी बच्चों के लिए सबसे पहले पेपर को समझा दें कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। फिर इसके बाद साथियों आपको सभी प्रश्न अनिवार्य है करना। प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित हैं। तो 1 से 10 बहुविकल्पीय है, यानी 10 नंबर के साथियों आपको बहुविकल्प आएंगे। फिर 11 से 20 आएंगे अति लघु उत्तरीय। तो हम आपके लिए बारीकी से समझाते हैं पेपर के लिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पेपर में सबसे पहले अति लघु दिए हैं। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो इसके ऑप्शन है साथियों 1873, 1874, 1875, 1876। तो साथियों सबसे पहले आपको बता दें कि पुराना सेट पेपर है, तो इस पर जिसका यह पेपर है उसने इस पर निशान लगा दिए हैं। ठीक है, तो कई क्वेश्चन गलत भी उसने लगा दिए हैं, तो मैं आपको बारीकी से बताऊंगा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी ये भी आ सकता है, तो यह की थी स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती ने। और दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी, ये भी आ सकता है कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना? तो साथियों उसकी स्थापना हुई थी मुंबई में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा? तो इसका प्रभाव पंजाब में पड़ा, या बिहार में, या मध्य प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब। हरित क्रांति सन भी आ सकता है कब आई थी? तो 1966 से 67 में यह आई थी। इसके जनक भी पूछा जा सकता है, तो स्वामी एम.एस. नाथन इसके जनक हैं। उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पड़ा? पंजाब में। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन में पहली बार पंचायती राज्य को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई है? तो 42वें संविधान संशोधन में, या 72वें, या 73वें, या 74वें? तो संविधान के किस संशोधन के द्वारा पंचायती राज्य को जोड़ा गया? तो साथियों आपको जानकारी होना चाहिए 73वें संविधान संशोधन 1992 बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती शासन व्यवस्था को जोड़ा गया है। और इस पंचायती शासन व्यवस्था में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को जोड़ा गया है, जिसमें ग्राम पंचायत आ जाती है, क्षेत्र पंचायत आ जाती है और जिला पंचायत आ जाती है। इसके बाद साथियों आपको आगे की जानकारी देते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया? स्पेंसर ने दिया है, बेबन ने दिया है, या सोरोकिन ने, या माल्थस ने? तो साथियों जो जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत है यह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माल्थस। जो माल्थस थे इन्होंने जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था कि जनसंख्या हमेशा ज्यामितीय क्रम से बढ़ती है और खाने पीने की चीज़ें वो अंकगणितीय क्रम से बढ़ती हैं। तो जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया था साथियों? माल्थस ने। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन संस्कृति की विशेषता नहीं है? तो संस्कृति की विशेषता व्यक्तिक नहीं है, अनुकूलनशीलता नहीं है, सामाजिक गुण नहीं है, जैविक उत्तराधिकार नहीं है। तो साथियों उसका सही जवाब हो जाएगा अनुकूलनशीलता नहीं है। ठीक है, संस्कृति की विशेषता नहीं है, अनुकूलनशीलता। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय समाज की प्रमुख विशेषता है? जो जनजातीय समुदाय है, आदिवासी समुदाय है, उसकी कौन सी विशेषता है? विज्ञान है, तकनीकी है, शिक्षा है, या सामान्य भाषा है? तो साथियों उसका सही जवाब हो जाएगा सामान्य भाषा। जो जनजाति है उसका एक निश्चित क्षेत्र होता है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, निश्चित भाषा होती है। तो इसका कौन सी हो जाएगी विशेषता? सामान्य भाषा। इसके बाद आपको आगे ले चलते हैं, पेज के लिए पलटते हैं और अगले विकल्प की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है उदारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव क्या है? तो उदारीकरण का मतलब होता है साथियों जब किसी भी देश में कंपनी कारखाने खोलने के लिए उस देश की सरकार किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी को बिना लाइसेंस के इजाज़त दे देती है अपने देश में कारखाने खोलने की, तो उसको उदारीकरण कहते हैं। तो जब उदारीकरण होता है, बहुत अधिक मात्रा में कारखाने खुलते हैं, तो क्या प्रभाव पड़ता है? कृषि पर संकट आ जाता है, या लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, या आय असमानता रहती है, इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों इनमें से सभी। इन सभी पर असर पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है? मजूमदार एवं मदन ने, हर्बर्ट रिजले ने, जी.एस. घुरिये ने, या अगस्त्य कॉम्ट ने? तो साथियों किसने कहा था कि जाति एक बंद वर्ग है? तो यह कहा था मजूमदार एवं मदन ने। इसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चिपको आंदोलन के जनक कौन थे?
तो चिपको आंदोलन सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ पर चला था। तो साथियों, चिपको आंदोलन हमारे भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के रैनी नामक गांव में चला था। साथियों, कहाँ पर हुआ था? चमोली जिले के रैनी नामक गांव में। यह पर्यावरण से जुड़ा हुआ आंदोलन था और इसके जनक माने जाते हैं साथियों सुंदरलाल बहुगुणा। कौन माने जाते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका इंडियन विलेज। इंडियन विलेज पुस्तक किसने लिखी है? M.N. श्रीनिवासन, J.H. हट्टन ने, या S.C. दुबे ने, या A.R. देसाई। इंडियन विलेज, इंडियन विलेज का मतलब है हमारा जो भारत है वो गांव का देश है। यह पुस्तक किसने लिखी? इंडियन विलेज। तो यह लिखी है साथियों S.C. दुबे ने। किसने लिखी है? S.C. दुबे ने। तो इस प्रकार साथियों आपको 10 नंबर के विकल्प आ जाएंगे समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए। इसको आप बड़ी आसानी से आप लोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद साथियों अति लघु आ जाएंगे 10 क्वेश्चन, और हर एक अति लघु 3 नंबर का है। आपके लिए जो जिस प्रकार से अति लघु पूछा जाएगा उसी हिसाब से आपके लिए लिखना है। कोई 1-2 लाइन में भी बन सकता है, तो कोई 4-5 लाइनों में भी बन सकता है। जिस प्रकार से पूछा जाए वैसा आपको लिखना है। जैसा पहला क्वेश्चन दिया हुआ समुदाय से आप क्या समझते हैं, तो उसमें आपको लिख देना है कि समुदाय को अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं। और यह कम्युनिटी शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2। कॉम प्लस म्यूनिस। कॉम का मतलब क्या होता है? एक साथ। म्यूनिस का मतलब सेवा। तो इस प्रकार कम्युनिटी का मतलब क्या होगा? एक साथ मिलकर सेवा करना। इसके लिए क्या कहते हैं साथियों? समुदाय कहते हैं। इतना लिख देना क्योंकि अति लघु में है। फिर इसके बाद है साथियों ग्रामीण नगरीय शहर क्या है। तो ग्रामीण नगरीय शहर क्या है, तो इसमें आपके लिए ग्रामीण की विशेषताएं बता देनी है 1-2, और 1-2 नगरीय शहर की बता देनी है। ग्रामीण की आप हेडिंग में लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो गांव के लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, जनसंख्या कम रहती है और समान संस्कृति रहती है, ठीक है, और साधारण जीवन व्यतीत करते हैं लोग। और नगर में आप क्या लिख सकते हैं कि गैर कृषि कार्य जैसे उद्योग, फैक्ट्री, नौकरी वगैरह। इसके अलावा अधिक जनसंख्या रहती है, ठीक है, और इसके अलावा गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है शहरों। तो ऐसा आपको लिख देना है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परिवार के प्रकार बताइए। तो परिवार कितने प्रकार के होते हैं, इसमें आपको लिख देना है कि परिवार 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संयुक्त परिवार, और नंबर दूसरा लिख देना है छोटा परिवार। तो 3 नंबर में है, बस आपको इतना ही लिख देना है। अब इसके बाद है जातिगत पूर्वाग्रह को परिभाषित कीजिए। जातिगत पूर्वाग्रह, इसका पूर्वाग्रह का मतलब पहले से कुछ बता देना। तो जातिगत पूर्वाग्रह में हमेशा एक जाति के लोग दूसरी जाति के बारे में बताते हैं और दूसरी जाति के बारे में हमेशा वो असत्य जानकारी देते हैं। इस जातिगत पूर्वाग्रह में अपनी जाति को उच्च बताने की कोशिश करते हैं, दूसरी जाति को तुच्छ या निम्न बताने की कोशिश की जाती है। तो जातिगत पूर्वाग्रह हमेशा असत्य होते हैं, ऐसा आपको लिख देना है। फिर इसके बाद साथियों अगला आ जाता है क्षेत्रवाद क्या है। तो क्षेत्रवाद क्या होता है, तो आप सभी के लिए लिख देना चाहिए कि क्षेत्रवाद वो होता है जिसमें क्षेत्रीय नेता अपने आसपास की क्षेत्र की समस्याएं सरकार के सामने रखते हैं। जैसे मुख्य समस्या रखेंगे भाषा की समस्या, रोजगार की समस्या, ठीक है, सामाजिक समस्या, और इस प्रकार से वो सरकार के सामने समस्याएं रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं ताकि एक नया राज्य बन जाए, अलग क्षेत्र बन जाए, जिससे वो चुनाव लड़ सकें। उनके कुछ निजी स्वार्थ के उद्देश्यों की पूर्ति रहती है, वो पूरा हो जाए, तो उसे क्षेत्रवाद कहते हैं। इसके बाद है साथियों अगला धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित कीजिए। तो धर्मनिरपेक्षता में आप लिख देंगे कि धर्मनिरपेक्ष से तात्पर्य यह है कि बिना किसी धर्म के पक्ष में या सभी धर्मों को एक समान समझना। तो भारत का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है साथियों, तो ऐसा आपके लिए लिख देना है। पेज को पलटते हैं आगे और देखते हैं साथियों क्या है। साक्षात्कार प्रणाली के 3 गुण बताइए। साक्षात्कार को इंग्लिश में साथियों क्या कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं। तो इसकी 3 अच्छाइयाँ क्या हैं। तो साक्षात्कार इसलिए होता है क्योंकि जो पूछने वाला होता है प्रश्नकर्ता और जो जवाब देता है उसको उत्तरदाता कहते हैं। तो प्रश्नकर्ता के मन में यदि कोई डाउट रहता है कि जो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो उत्तरदाता ही जानता है, तो फिर जो भी प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न उसके लिए मिल जाते हैं प्रत्यक्ष आमने सामने। तो यह एक समस्या समाप्त हो जाती है। और साक्षात्कार प्रणाली के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा बातों को लगाया जाता है। और इसके अलावा साक्षात्कार प्रणाली में
और उसके चेहरे के हाव भाव को भी पढ़ लिया जाता है और साक्षात्कार के द्वारा बहुत सारी बातों का अवलोकन कर लिया जाता है कि वो व्यक्ति योग्य है या नहीं है। ठीक है, साक्षात्कार हमेशा प्रत्यक्ष होता है, सामूहिक भी हो सकता है साक्षात्कार और एक एक करके भी हो सकता है। अब इसके बाद अगला है क्वेश्चन साथियों, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। उपनिवेशवाद, तो उपनिवेशवाद आपको पता ही होना चाहिए कि उपनिवेशवाद कब फैला हुआ, अंग्रेजों के आने के बाद। तो ऐसा आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, जब किसी साम्राज्यवादी देश के द्वारा किसी दूसरे देश पर शासन कर लिया जाता है तो उसके लिए उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसा हमारे भारत में हुआ था 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में अंग्रेज लोग आए हुए थे और हमारे भारत को उन्होंने गुलाम बना लिया था। फिर धीरे धीरे करके यहाँ पर उन्होंने अपने उपनिवेश खोल लिए थे, बंदरगाह, वहाँ पर व्यापार शुरू कर दिया था और धीरे धीरे हमारे भारत को गुलाम बना लिया था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों, ग्रामीण समाज की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो ग्रामीण समाज की 3 विशेषताएं पूछी जाएंगी तो आपको नंबर 1 हेडिंग डाल देनी है, कृषि व्यवसाय। यहाँ पर सबसे मुख्य काम क्या है, गांव के लोगों के पास, यहाँ के जो लोग हैं वो अपने जीवन यापन का गुजारा करने के लिए कृषि पर आधारित रहते हैं और कृषि के काम करते हैं। दूसरा, कम जनसंख्या, गांव के लोगों के पास अन्य कृषि के अलावा कोई काम नहीं रहता, इस वजह से यहाँ की जनसंख्या कैसी रहती है साथियों, कम रहती है। और तीसरा, संयुक्त परिवार प्रणाली। कौन सा परिवार रहते हैं, तो गांव में सबसे ज़्यादा आपके लिए संयुक्त परिवार प्रणाली मिलती है। संयुक्त परिवार में कौन कौन रहता है, तो उसमें साथियों दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची आदि रहती हैं। इसके बाद साथियों अगला आ जाता है भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं। तो भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण ये दोनों लगभग एक ही हैं। तो भूमंडलीकरण में आपको ऐसा लिख देना है कि भूमंडलीकरण से तात्पर्य इस प्रकार की व्यवस्था से है, जब विश्व के कई देश एक दूसरे देशों के साथ व्यापार करने लगें और जब व्यापार वो करने लगते हैं तो स्थल मार्ग और जल मार्ग और वायु मार्ग से उनका व्यापार हो जाता है। इस वजह से यातायात के साधनों का विस्तार होता है, दूर संचार के साधनों का विस्तार होता है, बैंकिंग सेवाओं का विस्तार होता है और विश्व के लगभग सभी देश एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो भूमंडलीकरण से पूरा जो विश्व है वह एक दूसरे के नज़दीक आ जाता है और इसमें समय की बचत होती है और सभी देश एक दूसरे से व्यापार करने में लग जाते हैं। इसके लिए भूमंडलीकरण कहते हैं। तो साथियों आशा करते हैं आप सभी को वीडियो काफ़ी पसंद आ रही होगी। यदि इसी प्रकार की आप लोग और वीडियो चाहते हैं, आगे लॉन्ग क्वेश्चन को चाहते हैं, तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करें। आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।